आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। The cell fundamental unit of life। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल की खोज किसने की थी? सेल इज discovered by cell is first cell discovered by प्लांट और एनिमल। तो सेल की खोज किसने किया था? सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। डिस्कवर्ड सेल इज डेड सेल, डेड प्लांट सेल। The first cell discovered was plant or animal is the plant cell. Cell is discovered by रॉबर्ट हुक। और कैसे खोजा था उसने सेल को? तो वो रॉबर्ट हुक जो था एक माइक्रोस्कोप रिपेयर करने वाला मैकेनिक था। वो माइक्रोस्कोप बनाता भी था और उसकी रिपेयरिंग भी करता था। और जहाँ उसका वर्कशॉप था, उस वर्कशॉप में कुछ केमिकल्स को रखने के लिए जो बोतल आया करता था, ग्लास का वो बोतल हुआ करता था, और उस बोतल का जो ढक्कन था वो ढक्कन कॉर्क का बना हुआ था। उसने इसी कॉर्क को बाहर निकाला और निकालने के बाद उसने इसे बहुत से पतले पतले स्लाइस में काटा और उसी में से एक स्लाइस को लेकर के जब उसने अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर जब डाल करके उसे देखा तो उसे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। यह जो स्ट्रक्चर है, अगर देख लें इसको तो ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल 6 साइड्स बेंजीन रिंग के जैसा दिख रहा है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। तो अगर मान लिया जाए कि यह चारों तरफ से ये दीवार है और दीवार के ऊपर से छत गायब है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओपन कंपार्टमेंट। ओपन कंपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन ये ऐसा दीवार है, चारों तरफ से दीवार, छत गायब है, और ये कमरा का डिजाइनिंग कैसा है? हेक्सागोनल है, ठीक है। अगर कोई भारतीय, मतलब इंडियन, अगर हम जाएंगे तो इसको अगर देखेंगे तो कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, बस इतना तो समझ में जरूर आएगा कि एक ऐसा कमरा है जिसका छत नहीं है। लेकिन वहीं पर एक अगर इंग्लिश मैन यहाँ पर जाएगा और इसको देखेगा तो कहेगा कि इट इज़ ए ओपन कंपार्टमेंट, इट इज़ ए रूम बट नो हैव एनी रूफ। तो वो भी कहेगा कि यह एक इट इज़ ए रूम।
और अगर कोई बंगाली इसको देखेगा तो क्या कहेगा, एक्टा कॉमराच। तो उसी तरीके से जो रॉबर्ट हुक था वो ग्रीक का रहने वाला था, और ग्रीक में रूम को क्या कहते हैं हम, सेल। तो इस तरीके से उसने जो है इस रूम को, इस कमरे को क्या कहा, सेल कहा। तो सर इस तरीके से टर्म सेल जो है ओरिजिनेट हुआ। तो टर्म सेल इज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो सेल उसने खोजा था वो कैसा था, लिविंग था कि नॉन लिविंग था, तो वो नॉन लिविंग था, डेड कॉर्क। ये जो है कॉर्क, ये डेड कॉर्क था। और वह कैसा सेल था, प्लांट सेल था या एनिमल सेल था, तो वो प्लांट सेल था। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। और उसने जो कुछ भी था अपने सारी चीज़ों को उसने एक किताब में कलमबंद किया था, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया इज द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक। और उसने इसी किताब के अंदर सेल की खोज कैसे की थी उसका विस्तृत ब्यौरा लिखा हुआ है। तो इट इज द फर्स्ट बुक इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो किसको कहते हैं, साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी अबाउट सेल, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो माइक्रोग्राफिया इज द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक, एंड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। द डिस्कवर्ड सेल वाज क्या था, प्लांट सेल था या एनिमल सेल था, तो प्लांट सेल था। वह डेड सेल था या लिविंग सेल था, तो वो डेड सेल था। और किस चीज से डिस्कवर्ड किया था, तो कॉर्क से खोजा था। कॉर्क को उसने पतले पतले स्लाइस में काटा और उसको अपने मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइन मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप उसने बनाया था। उसी के अंदर उसने देखा। इस माइक्रोस्कोप का जो सोर्स ऑफ लाइट था वो क्या था, फ्लेम, लैंप। लैंप से जलने के बाद जो लाइट इमिट कर रहा था उसको कंडेंसर से लेके उसने जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करके डाला, और फिर उसने जो है अपने मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप से उसको देखा। अब देखिए माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मतलब सबसे छोटे चीज को मैग्नीफाई करके हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। जैसे मान लिया जाए कि यह एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर ऐसे देख रहे हैं तो छोटा, लेकिन इसी को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वह इतना बड़ा दिखाई देगा। ये बहुत ही छोटा है। ये मान लीजिए कि ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये तो आंख से हमें दिख जा रहा है ना, विजिबल, लेकिन इससे भी बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर जो आंख से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो वह जो छोटा सा स्ट्रक्चर है वह इतना बड़ा दिखने लगेगा। तो वह जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी भी छोटे से छोटे चीज को क्या करता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो मैग्निफिकेशन के लिए जो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये इस तरीके का है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास। ये हैंडल है, इसको पकड़ करके देखते हैं तो उसे दिखाई देता है। इसके बाद आया आपका ये मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है कि कंपाउंड इसलिए कहते हैं जो हम अपने लैब में भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसी से अपना प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो ये जो कंपाउंड क्यों करते हैं कि ये दो लेंस को मिलाने के बाद उसका मैग्नीफाई किया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद, दो लेंस को मिलाने के बाद हम उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
तो पहले था मैग्नीफाइंग ग्लास, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आज तो मॉडिफाइड है, लेकिन इससे भी इसका इन दोनों के बीच का जो माइक्रोस्कोप था, ये मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप किसका था? रॉबर्ट हुक का था, जिसने इस सेल को देखा था। इस सेल का जो शेप था कैसा है? हेक्सागोनल है। तो इस तरीके से सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने खोजा। अब देखिए सेल का शेप, साइज और नंबर के बारे में बात करते हैं। शेप ऑफ द सेल, शेप, सेल का शेप क्या होगा? ये क्या है? वेरिएबल। प्लांट सेल में जो प्लांट होगा उसका जो सेल होगा वो कैसा होगा? ये प्लांट सेल ही था तो कैसा दिख रहा है? ये कैसा दिख रहा है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। और पॉलीगोनल भी हो सकता है, पॉलीगोनल। और जो एनिमल सेल है वो ओवल, राउंड, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। और जो शेप है ये चेंजेबल भी होता है। चेंजेबल किसमें होता है? जैसे अमीबा है, उसका शरीर एक सेल का बना हुआ है और वह हमेशा बदलता रहता है, तो चेंजेबल भी है, ठीक है। लेकिन शेप फिक्स्ड किसमें होता है? फिक्स्ड। जैसे पारामीशियम है, पारामीशियम, इसका जो सेल, इसके जो बॉडी का शेप है, बॉडी एक सेल का बना होता है, लेकिन ये कैसा होता है? फिक्स होता है। ये इस तरीके से यह एनिमल है पारामीशियम, जिसको कहते हैं हम स्लीपर एनिमेलिया। तो ये फिक्स है। एक और एनिमल है यूग्लिना, इसका भी जो बॉडी का शेप है वो फिक्स्ड है, यूग्लिना। ये है पारामीशियम। तो शेप वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। प्लांट में ये हेक्सागोनल, पॉलीगोनल हो सकता है, एनिमल में ये ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, ट्यूबुलर भी हो सकता है। ट्यूबुलर जैसे मसल सेल्स स्पिंडल शेप का होता है, मसल शेप। तो ये जो मसल का जो सेल है वो क्या होगा? ट्यूबुलर। और फिक्स किस में है? पारामीशियम में और यूग्लिना में। इसका तो शेप इज वेरिएबल भी है और कुछ में ये फिक्स भी होता है। चलिए शेप के बाद साइज की बात कर लें। साइज, साइज ऑफ द सेल, शेप, साइज। देखिए जो सेल की साइज, ये भी क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल। ये कहां से कहां वेरी करता है? 0.1 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन। देखिए 0.1 माइक्रोन का जो सेल है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। और 20 माइक्रोन का जो सेल है, इट इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल। लेकिन कुछ सेल लंबा भी होता है, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? लॉन्गेस्ट, दैट इज नर्व सेल, नर्व सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल का जो साइज है 0.1 मिक्रोन। बड़ा जो सेल है 20 माइक्रोन का है। और जो लॉन्गेस्ट सेल है वो कौन सा सेल है? नर्व सेल है। ये जेंट स्क्विड में देखा गया था, ये करीब करीब 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं PPLO। PPLO क्या है? इसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसी को हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्म। और
इसको कहा जाता है जोकर एमंग द माइक्रोबियल वर्ल्ड। ये हमेशा अपना रंग रूप बदलता रहता है जोकर की तरह, इसलिए इसको कहा जाता है जोकर एमंग द माइक्रोबियल वर्ल्ड। देखिए जो सबसे बड़ा सेल है, लार्जेस्ट सेल, वो क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये सबसे बड़ा सेल है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट सेल, माइकोप्लाज्म is the smallest cell and the longest cell is the nerve cell. अब हम नंबर की बात करते हैं। नंबर ऑफ दिस, नंबर देखिए सेल का जो नंबर है दिस इज फिक्स्ड इन किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फिक्स होता है नंबर, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्या होगा? वेरी करेगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरिएबल। यूनिसेलुलर में यह फिक्स होगा क्योंकि उसका शरीर ही एक सेल का बना हुआ होता है, तो एक सेल है उसका शरीर बना हुआ, इसलिए वह फिक्स है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल का नंबर है वो क्या होगा? वेरिएबल होगा, और इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द बॉडी, लेंथ एंड शेप ऑफ द बॉडी पर वो डिपेंड करेगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी पर भी डिपेंड करता है। तो ये है आपका नंबर, शेप, साइज, नंबर। अब टाइप ऑफ सेल, सेल दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। टाइप ऑफ सेल ये क्या है? दो तरीके का होगा। एक को कहते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट न्यूक्लियस, and eukaryotic cell with nucleus। देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। का मतलब ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस किस फॉर्म में है? प्रिमिटिव फॉर्म में है, पुअरली डेवलप्ड है। कहने का मतलब यह है कि पुअरली डेवलप्ड क्या है? इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा इस सेल के अंदर, वह जेनेटिक मटेरियल इस साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ रहेगा। इसके चारों तरफ कोई भी कवरिंग नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। तो जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये क्या बनाया? न्यूक्लियस। इट मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो सेल विथ न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन वह जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, इसलिए इसको कहता है सेल विदाउट न्यूक्लियस। तो सेल विदाउट न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेल विथ न्यूक्लियस इट इज द यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरियल सेल, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है हायर
प्लांट एंड एनिमल। तो सेल दो तरीके का, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। दो साइंटिस्टों ने मिलकर के सेल थ्योरी को दिया था। एक का नाम है स्लीडन और दूसरा का नाम है श्वान। इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी को दिया था। ये एक बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट। इन्होंने अपनी बात प्लांट में कही थी कब? 1838 और इन्होंने कहा था एक साल बाद 1839। और इन दोनों की कही हुई बातों को कहा जाता है क्या? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लीडन एंड स्वान ने दिया था। और सेल थ्योरी में क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब हम इसको इस स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए, अमीबा का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहां पर। ये अमीबा है। अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका जो शरीर बना हुआ है किस चीज का है? एक सेल का बना हुआ है। अब इसी एक सेल के अंदर ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। अब इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब देखिए, इस अमीबा को क्या चाहिए? फूड चाहिए। तो फूड क्या करेगा? ये बाहर से फूड को अंदर लेगा। तो बाहर से जब फूड अंदर जाएगा तो किससे जाएगा? ये सेल के बॉडी के अंदर ही फूड जा रहा है। तो इंटेक ऑफ फूड मटेरियल कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। अब देखिए, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो यह जो ऑक्सीजन है ये इसके अंदर जाएगा और इसके बाद शरीर के अंदर से क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो ये जो सेल है वह रेस्पिरेशन का भी काम कर रहा है, न्यूट्रिशन का भी काम कर रहा है। और कभी कभी इसके अंदर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जो वेस्ट मटेरियल है, वह भी इसी सेल के द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो एक तो ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है, ये दूसरा है न्यूट्रिशन, ये तीसरा है एक्सक्रीशन। और अगर सेल जब मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है? डिवाइड भी करता है। और डिवाइड करने के बाद दो छोटे छोटे डाउटर अमीबा में बदल जाता है। तो एक यही सेल जो है बट करके दो डाउटर अमीबा का निर्माण करता है। यानी सेल क्या क्या करता है? सेल स्ट्रक्चर भी बना रहा है। इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है सेल का, वह एक सेल का बना हुआ है, तो इसकी रचना भी कर रहा है। तो और जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज जो जीवन को जीने के लिए जरूरी है, जैसे रेस्पिरेशन, वह भी ये सेल कर रहा है। रिप्रोडक्शन, वह भी ये सेल कर रहा है। न्यूट्रिशन, वो भी ये सेल ही कर रहा है। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक्सक्रीशन, वो भी सेल ही कर रहा है। तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर का तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ और किस चीज का ये काम कर रहा है? ये काम कर रहा है वाइटल एक्टिविटी, यानी कि जिंदगी को जीने के लिए, अपने आप को सरवाइव रखने के लिए जो भी आवश्यक एक्टिविटी है वो सारा का सारा कौन कर रहा है? सेल। तो देखिए, इस स्टेटमेंट
को हमने इस एग्जाम्पल के द्वारा इसको कसौटी पर कसा है, और तब हम कह सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात है कब? 1838 में। लेकिन बाद में इसमें एक और चीज जोड़ा गया, जब रुडोल्फ वर्च्यू इसने 1855 में कहा सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले से जो सेल मौजूद है उसी से डिवीजन के बाद बन करके बनता है। ये कोई तो ये सेल, ये जो दो डॉटर सेल बने, जो पहले से सेल मौजूद था उसी में डिवीजन हुआ, तब ये डॉटर सेल बना। यही है रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो बाद में इसमें जोड़ दिया गया क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया और कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, रिप्रोडक्टिव, रचनात्मक, क्रियात्मक एंड प्रजननात्मक इकाई है। जीवन का रचनात्मक, क्रियात्मक और प्रजननात्मक इकाई है का सेल। तो यह है आपका सेल थ्योरी। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि टर्म सेल क्वाइंड बाई, किसने दिया था टर्म सेल? किसने दिया था टर्म सेल? क्वाइंड बाई रॉबर्ट हुक। ठीक है। अब जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो कैसा था? डेड सेल था। वो प्लांट सेल था कि एनिमल सेल था? वो प्लांट सेल था। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, जिसको कहा गया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन बाद में जब वर्च्यू ने यह बताया कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो उसमें एक चीज और जोड़ दिया गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। तो यह है आपका सेल थ्योरी। तो और माइक्रोग्राफिया के बारे में पूछा जाए कि माइक्रोग्राफिया क्या है, तो इट इज द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक, और इट इज द फर्स्ट बुक इन साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में की सबसे पहली किताब है जिसमें अपने पूरी डिस्कवरी, जो सेल का खोज किया था, उसका विस्तृत ब्यौरा उस किताब के अंदर उसने दिया था। उसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। ये याद रखिएगा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया is the book written by Robert Hooke। चलिए जल्दी से अब कुछ पॉइंट्स को एक बार हम लोग फिर से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। शेप सेल का क्या होता है? वेरिएबल होता है। प्लांट में यह कैसा होता है? हेक्सागोनल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, और एनिमल के अंदर ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, और कुछ एनिमल्स में यह फिक्स भी होता है, जैसे पैरामीशियम हो गया, और किस में फिक्स हो सकता है? यूग्लिना, उसमें यह फिक्स होता है। शेप, साइज ऑफ द सेल इज ऑल्सो वेरिएबल। कहां से कहां वेरी करता है? 0.1 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन। जो 0.1 माइक्रोन का जो सेल है वो क्या होगा? सबसे छोटा सेल होगा। उसका एग्जांपल क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या उसी को कहते हैं माइकोप्लाज्म, और उसको कहा जाता है कॉमनली नोन एज जोकर एमंग द माइक्रोबियल वर्ल्ड। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच
एक पक्षी है, उसका अंडा जो होता है सबसे बड़ा सेल है। और सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो वो हो गया नर्व सेल। नंबर की बात कर लें तो नंबर यूनिसेलुलर एनिमल है, जैसे अमीबा है, तो इसका बॉडी एक सेल का बना है, तो यहां तो फिक्स है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फिक्स होता है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये वेरिएबल होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड साइज ऑफ द बॉडी। कितना उसके अंदर सेल होगा बॉडी का, उसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा, उसके साइज पर डिपेंड करेगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा। तो यह है, तो साइज जो से नंबर फिक्स होता है यूनिसेलुलर में और वेरिएबल है किसमें? मल्टीसेलुलर में। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी किसके ऊपर लागू नहीं होता है? एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। पीरियन, ये एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी है। अब हम क्लासिफिकेशन, सेल के अंदर जितने पार्ट्स पाए जाते हैं सबसे पहले उसको हम क्लासिफाई करेंगे, और क्लासिफाई करने के बाद तब हम सेल का एक स्ट्रक्चर बताएंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे और उसमें क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो देखिए, जो यहाँ पर हम प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, इस प्लांट सेल को हम दो पार्ट में बांटते हैं। अगर प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बचता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। सेल है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल का ये क्या है? सेल वॉल है, और इसके अंदर ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इस सेल वॉल को हटा दिया, सेल वॉल को हमने बाहर निकाला, और सेल वॉल को बाहर निकालने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बचा, ये पूरा सेल वॉल को हमने बाहर हटा दिया निकाल करके। तो ये जो स्ट्रक्चर बचा इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। और सेल वॉल क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग। यह भी क्या है? नॉन लिविंग है। अब मिक्सचर को अलग अलग करते हैं, इसमें से हम नॉन लिविंग पार्ट बाहर निकालते हैं और लिविंग पार्ट को अलग अलग करते हैं। तो इधर हम लिख रहे हैं नॉन लिविंग, और इधर हम लिख रहे हैं लिविंग। यह है आपका लिविंग पार्ट। तो जो लिविंग पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जो नॉन लिविंग पार्ट है उसको कहते हैं हम सेल इंक्लूजर्स। क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजर्स। जो प्रोटोप्लाज्म है वो कैसा है? इस सेल के अंदर का तरल पदार्थ है। तो देखिए हमने क्या किया, जो प्लांट सेल था उसमें से सेल वॉल को अलग कर लिया, जो स्ट्रक्चर बचा उसको हमने क्या किया? प्रोटोप्लास्ट क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ
लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इस नॉन लिविंग में से हमने लिविंग को अलग कर लिया और नॉन लिविंग को अलग कर लिया। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेल इंक्लूजर्स, और जो लिविंग कंपोनेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इट इज जो लिक्विड इनसाइड सेल है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो इसमें दो चीज है, ये तो प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में बांटते हैं। ये है न्यूक्लियस, चूंकि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सेल के अंदर का टोटल कंटेंट है लिक्विड का, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक न्यूक्लियस के बाहर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच का जो खाली जगह है, इसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है इसको इसमें पाया जाता है, एक पार्ट है साइटोप्लाज्म, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल दोनों हो सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में से साइटोप्लाज्म एंड दो पार्ट में इसको बांटते हैं हम प्रोटोप्लाज्म को, एक को कहते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरा को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और यह जो पाया जाता है ये कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को हम फिर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक को कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरे को कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। यह है आपका मेम्ब्रेन बाउंड और दूसरा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। एक सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो खाली जगह है इसमें जो लिक्विड भरा रहता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। उस सेल ऑर्गेनल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होगा मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जिसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो देखिए जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं तीन तरीके से, सॉरी दो तरीके से। एक होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, और एक होता है दूसरा है इसका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड और ये हो गया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कौन कौन सा है, तो देखिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आपका न्यूक्लियस, फिर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और फिर आएगा इसमें प्लास्टिड। ये तीन स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है, जिसमें एक ही झिल्ली होता है, वो कौन सा है, यह है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी बॉडी और तीसरा है आपका लाइसोसोम। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है, राइबोसोम। इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। एक और स्ट्रक्चर है नॉन सेल मेम्ब्रेन बाउंड, वो किस में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, उसको कहते हैं हम सेंट्रोसोम।
जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, वो पाया जाता है एनिमल सेल में। और भी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जैसे न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, वह भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल, देखिए फिर से एक बार, प्लांट सेल में से हमने सेल वॉल को निकाल दिया, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। सेल वॉल को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट इज द मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्रोटोप्लास्ट में से हम लिविंग कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं तो क्या है वो प्रोटोप्लाज्म, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है उसको बाहर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजर्स। अब देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है उसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड पदार्थ है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो तरल पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से मेम्ब्रेन बाउंड और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है इसको फिर हमने दो पार्ट में बांटा, एक है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, जिस सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ दो झिल्ली पाया जाएगा उसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, और जिसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाएगी उसको हम कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो डबल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम, और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं कौन सा है, राइबोसोम। और एक स्ट्रक्चर और है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, वह भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो क्या है आपका, सेंट्रोसोम। तो ये एक तरीके से क्लासिफिकेशन है सेल ऑर्गेनल्स का कि हम सेल, और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के अंदर। अब इसको हम डायग्राम बना करके बताएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पाया जाता है और कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है और उसका फंक्शन क्या है। तो आपने सेल की डिस्कवरी के बारे में देखा, साइज के बारे में देखा, नंबर के बारे में देखा, उसका टाइप देखा कि कितने तरीके का सेल होता है, उसके बाद सेल थ्योरी हमने देखा, और सेल के ऑर्गेनल्स का हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हर एक स्ट्रक्चर के बारे में, सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या और भी, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो लिक्विड पदार्थ है, ये जो लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर का दो चीज हो गया, इसमें से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी अलग कर लेते हैं। एक हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा हो गया प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म और भी। तो इस तरीके से प्रोटोप्लास्ट मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसका जो मेम्ब्रेन बाहर निकाल दिया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाद ये बच गया आपका प्रोटोप्लाज्म, और इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म का जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मैं बताऊंगा डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चाहें तो आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू।